हेलो बच्चों, तुलसी पूजन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को यहाँ हम कंप्लीट पूरा पढ़ाई करने वाले हैं, मतलब कि चैप्टर 4 जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको यहाँ हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और एक एक पढ़ने से पहले थोड़ा हम उसके पाठ के बारे में जानेंगे, कौन सा सूत्र कहाँ यूज होगा उसको समझेंगे, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं उसको जानेंगे और एकदम अच्छे से समझने वाले हैं यहाँ। तो देखिए क्लास 10th चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का नाम दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है कि जिस भी व्यंजक की जो चर की सबसे बड़ी घात है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो चर की यदि सबसे बड़ी घात 2 होगी तभी वो द्विघात माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है भाई पहला द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिन्हें हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकें, यानी जो इसके रूप का होगा वही द्विघात समीकरण है। जहाँ a इज नॉट 0 मतलब a जो है आपका वो 0 नहीं होगा और a और b वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याओं का मतलब कि यहाँ रूट की भी संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय और परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल लिखा है हमने 5x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। रूट 6x² माइनस 12x प्लस में 2, ये भी द्विघात समीकरण है। यदि किसी व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी तभी वो द्विघात समीकरण होगा। यदि उससे कम होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 मूल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया x² और प्लस में 5x, उसके बाद प्लस में 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 2 मान आएंगे, वही 2 मूल हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल में पहला नियम है कि भाई यदि b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा होगा तो जो मान आएंगे वो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब, जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ हमने लिखा हुआ है, जब सवाल को पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड है यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी ये अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो जो मान आएंगे वो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद तीसरा है यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम जब सवाल को पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको याद रखना है कि अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और b² माइनस 4ac 0 से यदि छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इन सब को हम व्यक्त करेंगे d से। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्तकर। या तो आप विविक्तकर लिखिएगा या तो डी से व्यक्त करिएगा, तो बार बार हिंदी ना लिखकर इसको हम व्यक्त करेंगे डी से, यानी डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac, ऐसे करके लिखेंगे। लास्ट जो द्विघाती सूत्र है ये सबसे मेन है, इसका यूज कब करेंगे यही मेन समझना है। इस द्विघाती सूत्र का यूज जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, इसका यूज हम करेंगे कब, जब b² माइनस 4ac जो है वो 0 से या तो छोटा होगा, या तो वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, या तो इसके बराबर होगा। द्विघाती सूत्र का यूज हम कब करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। इसका जब हम सूत्र यूज करेंगे कब, जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, तभी इस सूत्र का यूज करेंगे। यानी इनमें से हम किसी को भी सॉल्व करें, यदि वो 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से अगर बड़ा आ जाएगा तब इस सूत्र का यूज होगा, या तो 0 के बराबर आ जाएगा तब इस सूत्र का यूज होगा।
इतने सूत्र हमको पढ़ने हैं, इतना हम समझ लेंगे अच्छे से एकदम, तो हम चैप्टर 4 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं जिससे समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x स्क्वायर और प्लस में 8x प्लस के 6 बराबर में 0, हमने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 6 अब बराबर में 0। अब यहाँ देखिए, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे पता चलेगा? जब तक हमको बी, ए और सी नहीं पता चलेगा तब तक हम इस सूत्र का तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे क्या, हम इसकी तुलना कर देंगे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका तुलना कर देंगे। ठीक है, देखिए अब x स्क्वायर का गुणांक 2 है, x स्क्वायर का गुणांक a है, यानी a का मान आपका 2 होगा। वैसे ही b की जगह 8 है तो b का मान 8 होगा और c का मान क्या होगा, 6 होगा। तो इसी सूत्र का लगाएंगे, इसी सूत्र को हम लगाएंगे, रखेंगे यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने आपको बताया है d क्या है, d का मतलब विविक्त कर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम विविक्त कर बार बार ना लिख के इसको हम d से व्यक्त करेंगे। तो बी स्क्वायर, भाई b का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर और 4ac, 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 6 है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 छंग 48 हो जाएगा और घटाने पे आ जाएगा 16। अब यहाँ बात को समझिए, जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखा तो जो मान आया वो 16 आया। 16 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 16 ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अभी हमने आपको बताया था या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तभी इस सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ 0 से बड़ा आ गया, और जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का यूज करेंगे। इस सूत्र का मतलब कि अब हम मान यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यही मान यहाँ माइनस के 16 आता, यदि मान माइनस में आता तो हम यहीं रख के छोड़ देते। क्यों? क्योंकि भाई माइनस जो है वो 0 से छोटा होता है, शून्य बड़ा है। अगर कोई भी संख्या माइनस में है, चाहे वो माइनस का 500 भी क्यों ना हो, वो हमेशा 0 से क्या माना जाएगा, छोटा। तो समझ गए हम भाई कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तभी इस सूत्र का हम यूज करेंगे, द्विघाती सूत्र का। ठीक है, तो हमने समझ लिया, ये याद रखेंगे भाई। कोई भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 मूल कब, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनके 2 मान आते हैं, वही 2 मूल होते हैं। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास में और एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। भाई द्विघात समीकरण का मतलब अभी हमने आपको बताया था कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा उसी को बराबर में 0, उसी को हम मानेंगे द्विघात समीकरण। चर के जहां सबसे बड़ी घात 2 होगी तभी वो द्विघात समीकरण होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हुए हैं और चारों को समझते हैं बारी बारी से। अब भाई x प्लस 1 के होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का है तो सिंपली कर लेंगे, x का स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब प्लस 2ab यानी 2 गुणे x आपका क्या हो जाए भाई, 2x हो जाए। फिर 2 के x में गुणा करें, 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो गया। फिर x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x और 2x प्लस में हम रहा है तो माइनस में माइनस के 6 इधर आया प्लस के 6 अब बराबर में होएगा भाई 0। तो 2x से 2x आपका कट गया, आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 6 1 के 7 अब बराबर में का होएगा हो 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? अब देखिए ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है हमारा bx नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको कहेंगे भाई कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब क्यों कहेंगे, देखिए ध्यान से, जो x स्क्वायर है, जो घात है हमारी वो 2 है, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस में 0x और प्लस के 7, जब इसको आप ऐसे बनाओगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। और एक चीज़ और हमने ध्यान दी बताया था आपको कि भाई a 0 ना हो,
ए जीरो ना हो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी क्या हो, ए आपका शून्य नहीं होना चाहिए, बस ये जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। ई जीरो हो जाए तो भाई हो जाए, मान लीजिए 2x+3, और 2x+3 हम जानते हैं भाई वो क्या आता है, रैखिक आता है, तो चर के घात जो है वो सबसे बड़ी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी बड़ी घात 2 है, इसको जीरो नहीं लेकिन x को जीरो रख के हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई कि पहला हमारा द्विघात समीकरण है। सेकंड देखिए, x² - 2x है भाई, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ लिखे x² - 2x बराबर, अब बीचों में कौनो चिन्ह नहीं तो गुणा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, और 2 3 6 होता, फिर माइनस का माइनस से प्लस 2 × x 2x हो गया। अब देखिए x² - 2x, अब सब का हम लेके चले आएंगे बराबर में, केवल छोड़ेंगे जीरो, तो फिर प्लस के 2x इधर आया, माइनस के 2x माइनस के 6 इक्वल के इधर आया भाई प्लस के 6, हुआ बच गया जीरो। तो x² - 2 माइनस के 4x हो गया, प्लस के 6 हो गया, बराबर में जीरो। तो ax² + bx + c के रूप का है, तो इसे भी क्या कहेंगे, कह रहा भाई द्विघात समीकरण है, तो हम कह देंगे हाँ भाई यहो है। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया। ठीक है, इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, अब भाई 2 यहाँ है 2 यहाँ है, बीच में कोनो चिन्ह नहीं, तो हम जानते हैं पहले के गुणा पूरे में और दूसरे के गुणा पूरे में, पहले गुणा पूरे में दूसरे का भी गुणा पूरे में, तो 2x के जब x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, 2x का 3 में करे तो 6x माइनस प्लस माइनस, x एक कम x माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3, फिर x के x में x² प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 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 5x, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, फिर देखिए 2x² माइनस 6x माइनस x, तो भाई माइनस के 7x हो गया, अब हो गया यहाँ प्लस में 3 बराबर, फिर x² माइनस x है तो हमने लिख लिया, फिर देखिए 5x में 1x गया तो भाई आपका आ जाएगा 4x, यहाँ हमने 4 कर दिया माइनस के 5। अब देखिए सबको हम इधर लाते हैं तो 2x² प्लस के x² इधर आया माइनस के x², फिर माइनस में 7x प्लस के 4x इधर आया माइनस के 4x, अब प्लस के 3 माइनस 5 इक्वल के इधर आया प्लस के 5, बराबर में होगा जीरो। तो 2 में 1 गए 1x², 7 और 4 11 हो गया, और उसके बाद 5 और 3 आपका 8 हो गया, बराबर में बच गया जीरो। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमें ध्यान ये रखना है कि पहला जो है वो ax² यानी पहली जो है घात वो आपकी स्क्वायर में होनी चाहिए, नहीं। अब जैसे यहाँ आपका भाई bx नहीं था, तो आप वहां उसको 0x करके तो लिख सकते हो द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन यही अगर x² ना होता तो वो हमारा द्विघात समीकरण ना होता। हमने इसमें क्या करा भाई, पहले का गुणा पूरे में कर लिया, दूसरे गुणा भी पूरे में कर लिया, सेम ऐसे यहाँ करा। तो फिर देखिए -6 का -1 से करे तो माइनस के 7x 3 उतार ले, अब -1 5 में से 1 घटाए तो 4x, प्लस लग गया 5 बड़ा है, अब माइनस के 5, तो जितने भी इक्वल के उधर हैं सब को ले आएंगे इधर, तो 2x² प्लस के x है माइनस के x, फिर -7x प्लस के 4x माइनस 4x प्लस के 3 माइनस आए तो मुरा प्लस 5, सबको सीरियल वाइज लिख लिया। 2 में 1 गए 1, -7 -4 -11 और 3 5 8 बराबर में जीरो। तो ये भी ax² + bx + c के रूप का है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, एमा देखते हैं, तो देखिए x², अब प्लस के 3x प्लस के 1 इस साइड से तो पहले सॉल्व है, अब a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, -2ab यानी 2ab, इन दोनों गुणा हो जाए तो 2 दूना 4, 4 × x हो गया 4x। अब यहाँ ध्यान दीजिए x² इधर भी है, x² इधर भी है, प्लस में है मुरा के वैसे भी कट जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 3x प्लस के 1, अब -4 इधर आया +4, फिर +5 प्लस का 4 इधर आया माइनस का 4, बराबर में जीरो, 4 और 3 7x, 4 में 1 गेन, तो 3 हो गया बराबर में जीरो। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चर की घात है सबसे बड़ी वो 1 है, और हमें सबसे बड़ी घात 2 चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हमने कर लिया आंसर।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ था तो कट गया। अब 3x प्लस 1 माइनस के 4 है मुरा +4, अब प्लस के 4 इधर आया -4, तो 4 और 3 7x, 4 में 1 गए 3 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस सवाल को हमको भाई द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको सॉल्व करो, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। कर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार जानते हैं हम क्या होता है, आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कहते हैं भाई, तो ये 528 हमको मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पता है। ठीक है, हम मान लेंगे ये हमारा लंबाई है, इसको मान लेते हैं चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान समझिए, कह रहे क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यदि हम मान लेंगे कि चौड़ाई हमारा जो है वो x है, चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी भाई, कह रहा लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो x के दुगना 2x हो जाए, और कह रहा है कि एक अधिक है, तो क्या हो जाएगा 2x + 1। देखिए, तो हम भाई लिख लेते हैं यहाँ पर, हम मान लेंगे माना, क्या मान लेंगे, माना ये जो बदवम दिया बाद वाले को ही मानते हैं x, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई आपके x है तो x का दुगना 2x हो जाएगा, कह रहा है उससे एक अधिक है, यानी +1 मीटर। ठीक है, यहाँ हमने देखिए एक को, इसको लंबाई मान लिया, इसको चौड़ाई मान लिया है। ठीक, तो अब आपको चौड़ाई पता चल गई तो लंबाई आराम से निकल गई, क्योंकि यहाँ कहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है लंबाई, तो चौड़ाई x के दुगना 2x से एक अधिक है, यानी +1। ठीक है, उसके बाद हमको क्षेत्रफल भी पता है, क्षेत्रफल दिया है 528 और उसके बाद मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चौड़ाई को b से व्यक्त करते हैं, ब्रेथ होता है, लंबाई को l से व्यक्त करते हैं, लेंथ होता है, क्षेत्रफल को a से व्यक्त करते हैं, एरिया होता है, इसलिए हमने हिंदी नहीं लिखा है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल आपको पता है 528 और लंबाई भी हमें पता है, तो लंबाई है हमारा 2x + 1 और चौड़ाई को हमने माना है x। तो देखिए 528 बराबर 2x के x में गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा हुआ तो x हो गया। अब 528 को उधर भेजेंगे तो यहाँ बच जाए 0, अब प्लस के x, प्लस में 528 इधर आया माइनस के 528। ठीक है, माइनस में हमारा हो गया 528। 528 को उधर भेज देंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस ax, प्लस में 528 इधर है माइनस के 528, इसको सही से लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस के 528 अब बराबर में 0। यही क्या है, हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो हमने पहले को व्यक्त कर लिया। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया। ठीक, यहाँ बस यही समझना है, ऐसी जब भी सवाल कहे लंबाई चौड़ाई में भाई, तो जौन बाद में दिया हो वही का x मानो, चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई का हो, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x और एक अधिक यानी +1। क्षेत्रफल आपको पता था, तो आयत का क्षेत्रफल हमने लगाया लंबाई गुणे में चौड़ाई और हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस सवाल को हम इतना आसानी से समझेंगे कि आप इसके बाद कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। जब भी भाई ऐसी सवाल दे तो जिसकी आयु पूछे सबसे पहले मान लीजिए उसको x। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अगर हम मान ले भाई रोहन की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लें, तो कह रहा है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लीजिए हम कह दें कि रोहन आप 5 साल बड़ा है, रोहन कितना है कि रोहन मान लें कि रोहन की आयु 5 वर्ष है और उनकी माता जी उनसे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो उनकी माता की आयु क्या होगी भाई, तो 26 × 5 = 31 वर्ष होगी। कहने का मतलब ये है यदि रोहन की आयु हमको पता चल जाए
तो उनकी माँ की आयु भी हम ज्ञात कर लेंगे रोहन की आयु में जोड़कर। ठीक है, तो यही हम करते हैं। रोहन की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x। तो यहाँ हमने कह दिया भाई माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। इसको हमने भाई मान लिया रोहन की। अब रोहन के जो माता श्री हैं उनसे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो हम लिख देंगे तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी भाई, तो रोहन के माँ की आयु होगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी के मतलब प्लस, तो हो गई x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, यही अगर छोटी होती तब माइनस कर देते। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इतना हमको पता चल गया, लेकिन जब आगे चलते हैं तो कह रहे भाई उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी इनकी दोनों की आयु 3 वर्ष बाद भी कह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। यहाँ देखिए रोहन की आयु को हमने x माना है, बाद के मतलब प्लस होता है, कई वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद। फिर 3 वर्ष बाद इनके माता जी के देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, इनकी क्या हो जाएगी, देखिए रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 है, अब बाद के मतलब प्लस, कई वर्ष बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 26 3 29। अब सवाल को हम बनाते हैं प्रश्नानुसार। कह रहे हैं उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, यानी कह रहा है 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु होगी उनका गुणनफल 360 है। तो बाद के कह रहा है तो दोनों लोगों का कर लेते हैं गुणनफल। एक 3 वर्ष बाद रोहन x प्लस 3 है और 3 वर्ष बाद उसकी माँ x प्लस 29 है, इनके दो जने गुणनफल कह रहा है 360 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी सवाल है तो आए तो पहले के गुणा दोनों में और दूसरे गुणा दोनों में, यही नियम लगाते हैं। तो x के x में गुणा भाई x स्क्वायर, x के 29 में गुणा 29x, फिर 3 का गुणा x में तो 3x और प्लस 3 का 29 में गुणा तो 29 3 87 और बराबर के 360। फिर देखिए x स्क्वायर 29 और 3 आपके 32x हो जाए और प्लस के 87, 360 प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, बराबर में हो गया 0। फिर x स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में अगर हम 87 को घटा लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 में 7 गए 3, यहाँ 5 बचा तो 15 में 8 गए 7, यानी 273 आ जाएगा। माइनस का 273 बराबर में 0। तो इसको भी हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, द्विघात समीकरण के रूप में इसको भी व्यक्त कर लिया। कहा था रोहन, हमने क्या करा भाई, रोहन की वर्तमान आयु को x मान लिया। अब रोहन से इनकी माता श्री 26 वर्ष बड़ी है, यानी इसकी आयु में 26 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर कह रहा 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद कह रहा था, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x है, बाद मतलब प्लस होता है 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद यानी प्लस 3 x प्लस 29 हो गया। दोनों का कह रहा है गुणनफल 360 है, तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका भी मान हमको पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भाई गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल मतलब हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो हम कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस में 10 दिया है, लास्ट वाले को हम जानते हैं भाई गुणा करके लाना है, बीच वाले में यदि यहाँ माइनस है तो घटा के लाएंगे, प्लस होता तो जोड़ के लाते। ठीक है, देखिए गुणा करने पे आपको 10 लाना है और घटा कर आपको 3 लाना है, यानी 2 ऐसी संख्याएं बताइए जिनको यदि गुणा कर दे तो 10 हो जाए, उन्हीं को घटा दे तो 3 हो जाए। तो वो है हमारा 5 दूनी 10 और 5 में 2 गेन 3, यानी 5 और 2 कुछ ना करो, 3 को 5 माइनस 2 में हमने तोड़ दिया, अंदर बच गया भाई x माइनस 10 बराबर के 0। फिर x स्क्वायर माइनस प्लस आपका माइनस होता है 5 गुणे x 5x, माइनस माइनस प्लस 2 गुणे x 2x, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ देखिए हम 4 पद हैं, 2 2 का कॉमन कर लेते हैं तो इसमें x मिल रहा है,
यक्स 2 ही था, एक ठी बहरे आया तो एक ही अंदर बच गया, यक्स 1 था वो भी बाहर है तो माइनस के 5 हो गया, 2 कॉमन करे तो अंदर यक्स हो गया, 2 पंचे 10 माइनस का 5 हो गया। ये और ये आपका सेम होना चाहिए, नहीं सवाल गलत मानी जाती है। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब हमको दो मूल होते हैं, मूल ज्ञात करना है तो पहले इसको बराबर में 0 करके दिखा देते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो एक हमारा आ गया x का मान 5। फिर दूसरा देखिए x प्लस में 2 बराबर के 0, तो दूसरा आ गया हमारा x बराबर में माइनस का 2। यही दोनों मूल हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, आप इनको रख कर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ आप कुछ भी रखिए, जैसे 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 होगा, 3 पचे 15 और 25 में 15 गए 10 प्लस 10 माइनस 10 कट के आपका बराबर में 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप इनके मान रख कर चेक भी कर सकते हैं। तो यही दोनों हमारे मूल हमको पता चल गए। आगे देखिए, अब देखिए रूट वाली कैसे समझेंगे, तो यहाँ रूट 2 है, यहाँ 5 रूट 2 है। हम जानते हैं पहले के गुणा आपके लास्ट में हुआ रहता है, तो जब आप 5 रूट 2 में रूट 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 2 गुणे रूट 2 2, यानी 5 दूना 10। तो गुणा करके आपको कुल मिला के 10 लाना है, जोड़कर आपको 7 लाना है। तो ऐसी संख्या बताइए जिसको गुणा कर दें तो 10 हो जाए और जोड़ दें तो 7 हो जाए, वो है हमारा 5 प्लस 2। और अंदर में बच गया x प्लस 5 रूट 2 और बराबर के 0। कैसे समझे, हम 10 लाना है। जब हमने रूट 2 का 5 रूट 2 में गुणा करा तब मान हमारा 10 आया, यानी गुणा करे हमको 10 लाना है, यहाँ प्लस है तो जोड़ के हमको 7 लाना है। फिर देखिए रूट 2x स्क्वायर प्लस 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 5 का गुणा x में 5x और प्लस 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 2 का गुणा x में 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसको भी हम 2 में तोड़ लेते हैं तो x आपका मिल रहा है तो हमने कॉमन कर लिया, अंदर बच गया रूट 2x और प्लस x तो बहरे है, अंदर बचा केवल 5। यही सेम चीज यहाँ भी मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे करें भाई, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा। तब जब भी ऐसी सवाल आए तो ऐसे कंडीशन हो तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम रूट 2 से गुणा करें तब जानते हैं हम कि 2 होता है, यानी यदि यहाँ हम रूट के 2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा रूट 2x और प्लस ये रूट 2 तो बहरे है, अब बचेगा केवल 5 बराबर 0। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि यह मान सही है, जब आप रूट 2 का रूट 2 में गुणा करोगे तो 2x ऊपर मिल जाएगा, अब 5 के रूट 2 में गुणा करोगे तो 5 रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आपका हो गया रूट 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस का रूट 2 अब बराबर में 0। तो दोनों मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो रूट 2x बराबर प्लस के 5 इधर आया माइनस के 5, तो x बराबर हो गया माइनस 5 बटे रूट 2। एक मूल हमारा ये हो गया, और दूसरा देखिए x प्लस रूट 2 बराबर में 0, तो x बराबर प्लस है, इधर आया तो माइनस का रूट 2, ये दूसरा मूल ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने इसमें भी दोनों मूल ज्ञात कर लिए। लास्ट का गुणा करे 10 हो गया, यानी गुणा करे 10 जोड़े 7 लाना था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे की देखते हैं। अब 5वें कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखिए हम दो संख्या भाई वो ज्ञात कर लेते हैं, इससे पहले आप ऐसे समझिए, कह रहे दो संख्याएं जिनका योग 27 हो। अब ऐसे हम कह दें अगर भाई हमारा दो संख्याएं मान लीजिए हम कह दें कि जिनको जोड़ने पर हमारा 21 आता है। ठीक है, ये दो संख्याओं का योग है 21। थोड़ा उदाहरण के लिए हम समझते हैं, अहमस हमका पहली संख्या भाई पता चल जाए। पहली संख्या अगर हम कह दें हमारी 15 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, अगर हम 21 में 15 को माइनस कर लेंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी भाई कि दूसरी संख्या 6 है, यह 15 और 6 का जोड़े पे 21 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक संख्या को x मान लें तो दूसरी कैसे निकाल लेंगे, टोटल योग जो है उसमें से माइनस करके। जैसे कि यहाँ हमने करा संख्याओं का योग 21 है, अगर एक संख्या हमका पता चल जाए तो दूसरी कैसे पता करेंगे, कुल योग में माइनस करके। तो वही यहाँ हम कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए हमने लिखा माना एक संख्या हमारी क्या है, माना एक संख्या बराबर x। हमने मान लिया एक संख्या को x,
जब एक संख्या हमको पता चल गई तो दूसरी संख्या आसानी से निकाल लेंगे। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, टोटल योग जौन है वही घटा लेंगे 27 माइनस के x, जैसे यहाँ हमने करा हुआ है। ठीक है, कह रहा है इन्हीं दोनों, देखिए दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, यानी इनके दोनों का जो योग है वो 27 हो, नहीं दो जने गुणा कर दिया तो 182 हो जाए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का कर लेते हैं गुणनफल, तो x और यहाँ हो गया आपका 27 माइनस में x। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। अब देखिए x का 27 में गुणा करें तो 27 से x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर में 182 हो गया। अब इसको क्रम से लिखते हैं तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27 एक्स, अब प्लस में 182 इधर आया तो माइनस के 182 बराबर में होगा 0। ठीक है, अब माइनस को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। माइनस यदि आप कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, हमने माइनस को कर लिया कॉमन। अब देखिए, अब गुणा करे पर आपका 182 लाना है, जोड़ के आपको 27 लाना है, तो वो दो संख्याएं हैं हमारी 14 और 13। छोटी संख्या पहले लिखते नहीं है तो यहाँ हमने लिख दिया 14 प्लस के 13, अंदर बच गया x प्लस 182 और बराबर में होगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस के 18 अब बराबर में हो गया 0। x कॉमन करे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन करे तो x माइनस के 14 बराबर में होगा 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 14 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 13 हो गया बराबर में हो गया 0। यहाँ देखिए, या माइनस आप कॉमन करेंगे तो माइनस उधर जाके 0 में वो इक्वल के उधर होकर प्लस हो जाता है, इसलिए हमने माइनस को डायरेक्ट कॉमन कर लगाया नहीं है। अब देखिए x माइनस का 14 है, इक्वल के उधर गया तो एक हो गया x बराबर में 14, और एक x माइनस के 13 है, इक्वल के उधर जाएगा तो x बराबर में क्या हो जाएगा 13। तो वो दो संख्याएं हमको पता चल गई, चलो एक एक मिला लेते हैं भाई। कह रहा जिनका योग 27 हो, इन्हीं दोनों संख्याएं हमको पता भी चल गई, तो जब इनको जोड़ोगे आप तो 14 13 27 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है इन्हीं दोनों का जब गुणा करें तो 182 हो जाए, तो 14 और 13 का जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 182। तो दो संख्याएं ज्ञात करने को कहा था, वो दो संख्याएं हमको मिल गई हैं। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं, यानी पहली संख्या आपकी 14 हो जाएगी और दूसरी 27 में घटा लेंगे तो 13 हो जाएगी, यही हमने पा लिया है। ठीक है, हमने करा क्या, पहली संख्या को x माना, दूसरी टोटल योग में घटा लिया, फिर कह रहा दोनों गुणनफल 182 है, सॉल्व कर लिए, मान हमको पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेमी है तो दो अन्य भुजाएं बताइए। देखिए हम करेंगे क्या भाई, कह रहे ऊंचाई आधार से 7 कम है, जैसे अगर हमको आधार पता चल जाए, अगर हम कह दे भाई कि आधार 15 सेमी है तो ऊंचाई कितना होगी, कह रहा है ऊंचाई आधार से 7 कम है तो ऊंचाई 8 सेमी होगी। कहने का मतलब ये है कि आधार को अगर हम मान ले x तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, उससे 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगी। तो हमने लिख लिया माना आधार बराबर x। ठीक है, हमने मान लिया आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब कह रहा है यहाँ देखिए मिलाइए, कह रहा है ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार, आधार आपके x है उससे 7 कम है, कम का मतलब होता है माइनस, कम का मतलब माइनस, तो यहाँ हमसे सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब कर्ण हमको पता है, कर्ण हमारा दिया है 13 सेमी, 13 सेमी, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये देखिए समकोण त्रिभुज, मान लीजिए इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, ए बी सी, ये लंब है, एक समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण हमको 13 सेमी पता है। ठीक है, और आधार हमारा यहाँ है तो इसको आधार मान लिए, ये ऊंचाई हो गई,
तो ये हमारी हो गई x माइनस 7 सेमी। ठीक है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस के लंब, लंब यानी यही ऊंचाई हो गई। ठीक है, लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण, कर्ण आपके 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार आपका x है तो x का स्क्वायर, लंब आपका x माइनस 7 है तो x माइनस 7 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस 7 के स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 214x। हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया। अब देखिए एक बार और लिख लेते हैं, x 169 बार x 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 49 हो गया और माइनस के 14x। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस के 14x प्लस में 49, इतना तो हमने लिख ही लिया। अब 169 प्लस में है, इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो 0 बराबर, अब देखिए 2x स्क्वायर और 49, यहाँ देखिए 14x हमने लिख लिया। 169 में जब आप 49 को घटाते हैं तो 9 में 9 आपका 0 हो जाएगा और 6 में 4 गया 2 हो गया, यहाँ 120 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं जब 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 यदि हमारा कॉमन हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 यानी 7x, फिर माइनस के 60, 60 दूना 120 होता है, बराबर में 0। 2 चला गया नीचे तो 0 भाग में चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी शून्य बच जाएगा। अब देखिए ऐसी संख्याएं हमको बताना है जिनको यदि गुणा कर दें तो 60 हो जाए और घटा दें तो 7 हो जाए, तो वो संख्या हमारी कौन सी है? जिनका गुणा करें तो 60 हो जाए और घटा दे तो 7 हो जाए, तो वो है हमारा 12 पंचे 60, 12 में 5 गए 7, यानी 12 माइनस के 5 अंदर बच गया x माइनस के 60 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस में 60 बराबर 0। x कॉमन करे तो अंदर x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन करे तो अंदर x माइनस के 12 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 हो गया बराबर में 0। अब देखिए एक बार x माइनस 12 बराबर 0 यानी x का मान आ गया आपका 12। ठीक है, दूसरे में x प्लस के 5 बराबर 0 यानी x का मान हो गया माइनस के 5। दो संख्याएं हमको पता चल गई, 12 और माइनस के 5। अन्य दो भुजाएं हमसे पूछा था। ठीक, अन्य दो भुजा पूछा है, यदि आप यहाँ 12 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे x का मान 12, तो ये 12 हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए इन सब को हम जब चेक करेंगे तो यहाँ 12 और यहाँ 12 माइनस 7 यानी 12 में 7 गया आपका आ जाएगा 5। ठीक है, और वैसे भी दूसरी चीज़ ये है कि एक मान आया है माइनस में और लंबाई जो पूछा है अन्य दो भुजाओं की, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, इसको भी ध्यान देंगे। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, इस -5 का कोई मतलब नहीं है, इसको आप नगण्य कह सकते हैं, नगण्य, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यदि आप यहाँ x के जगह 12 रखोगे तो आधार 12 माना जाएगा और 12 में 7 गए 5, ऊंचाई 5 हो जाएगी, तो इन दोनों का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, ये 12 सेमी हो गया और ये 12 माइनस 7 यानी 5 सेमी हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सत्यम कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी बताइए। देखिए अब मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यहाँ हमने लिख लिया है, इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से अगर बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तब क्या होगा भाई, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो अस्तित्व कब होगा, जब
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा तब अस्तित्व होगा, या जीरो से बड़ा होगा तब अस्तित्व होगा। अगर जीरो से छोटा होगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस समीकरण की तुलना हमको करनी पड़ेगी किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। और तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, अब देखिए सी से हम इससे तुलना कर देंगे तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ऐसे यहाँ समझते हैं अब हम, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यानी ए के जगह 2 है तो ए का मान 2 हो गया, बी के जगह -3 है तो बी का मान -3 हो गया, और सी के जगह 5 है तो सी का मान 5 हो गया। ठीक है, अब हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो यही वाला हम सूत्र लगाएंगे डी बराबर क्या होता है सूत्र, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही सूत्र होता है। तो यही हम नियम लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी का मान हमारा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है, सी का मान आपका क्या है 5, तो माइनस के 3 स्क्वायर होगा आपका, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस 4 दूना 8 और 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और जब 40 में हम 9 को घटाएंगे तो मान आ जाएगा हमारा -31। अब समझते हैं, यहाँ देखिए यदि जीरो से बड़ा आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि जीरो के बराबर आएगा तो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि जीरो से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और यहाँ हमारा डी का जो मान आया है वो 0 से छोटा है। अब भाई जीरो बड़ा होता है, जीरो के कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि वो ऋणात्मक होती है तो वो हमेशा जीरो से क्या मानी जाती है, छोटी मानी जाती है। कह रहा है भाई इसका अस्तित्व क्या है, तो अस्तित्व जब ये माइनस में है तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, यहां हमने लिख दिया नहीं है। अब कारण क्या लिखेंगे, जब आपका जीरो से छोटा आया है तो यहाँ क्या लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब हमने आपको भाई बताया था कि यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा तभी हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ ना तो 0 आया है और ना तो 0 से बड़ा आया है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, यही आपका आंसर हो गया, हमने कारण लिख दिया बस। ठीक है, अब हम आगे एक सवाल देखते हैं। दूसरी देखिए, अब इसमें भी हमको क्या करना है, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है भाई हम तुलना कर देते हैं। यहाँ हम लिख देंगे भाई समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से करने पर। ये कब करेंगे, जब आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहेगा तभी ये नियम हम लगाते हैं। ठीक है, अब a के जगह भाई 3 है तो a का मान 3 हो गया, b का मान माइनस में 4√3 हो गया, और c का मान हो गया 4, हमने पता कर लिया। ठीक है, देखिए अब हम सूत्र रख लेते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब b क्या है, b है आपका -4√3 के होल स्क्वायर, और -4 इंटू a है 3 और c है 4, तो हमने लिख दिया। माइनस के स्क्वायर प्लस होता है 4। अब यहाँ समझिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम 4√3 का गुणा 2 बार करते हैं तो क्या आता है, 4 का 4 से 16 हो जाएगा, और √3 का √3 से 3 हो जाएगा, और 16 3 हमारा आता है 48। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 3 क्या हो जाएगा 48, और -4 3 12, 12 चौके 48। 48 में 48 जब घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर भाई, 0 के बराबर आ जाए, तब हम क्या कहेंगे,
शून्य के बराबर आ जाएगा तो पहला नंबर तो कहेंगे कि अस्तित्व है, और दूसरा नंबर का कहेंगे कि दो बराबर वास्तविक, इसके जो मूल होंगे दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। अब मूल कैसे पता चले भाई, तो अब जब आपका मान यहाँ आ गया शून्य, हमने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि शून्य के बराबर आएगा या शून्य से बड़ा आएगा तो वहां हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, और द्विघाती सूत्र के प्रयोग करेंगे तो जो दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है पहला हमने लिख दिया, और उसके बाद क्या कह रहा भाई, दो और क्या होंगे, और दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल हैं। इतना हमने करा। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रयोग करेंगे भाई द्विघाती सूत्र का। क्यों? क्योंकि मान जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर आया है, शून्य के बराबर आया है। तो यहां हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, लिख लिया हमने। अब द्विघाती सूत्र क्या था, तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपान में 2a, यही हमारा द्विघाती सूत्र था। तो x बराबर देखिए माइनस पहले से है, माइनस लगाए, अब b का मान कितना है, तो माइनस के 4√3 है, लिख दिया हमने। फिर प्लस माइनस इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो हमको मानवा पता ही चल गया, यही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब हमने ये सब रखा ABC का मान तो हमारा 0 आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया, शून्य। अब बटे में 2 इंटू a का मान क्या है भाई, तो a का मान 3 है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर x बराबर माइनस और माइनस प्लस हो गया 4√3। अब यहाँ प्लस माइनस के बाद रूट में 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ ना तो हम 0 लिखेंगे ना तो ये कोई चिन्ह लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया बटे 2 3 6। अब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6 हो गया, यानी x का मान आ गया 2√3 और बटे में 3। अब देखिए x का मान आया हमारा 2√3 बटे में 3। अब जब एक हमारा, अब हम जानते हैं भाई कि यहाँ कहा है दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो जब x का मान आ गया हमारा 2√3, तो 2√3 बटे में 3, तो यही एक बार हम ये तो हमारा मान आ गया। अभी यहाँ कुछ और मान आया होता तो एक बार प्लस रखते एक बार माइनस रखते इसके जगह, तब चेक करते, लेकिन यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, तो यही हमारा जो मान है दो बार लिख लेंगे, 2√3 बटे में 3 और 2√3 बटे में 3, यही हमारे दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, क्यों, जो मान आ गया जो हमारा रखने पर द्विघाती सूत्र से, तो यहाँ कहा है कि अगर 0 के बराबर आएगा तो दोनों वास्तविक मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक आया है तो दूसरा भी यही होगा। ठीक है, हमने करा क्या भाई, सबसे पहले इसकी तुलना कर दी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहां हमें ए बी और सी का मान पता चल गया। फिर हमने d बराबर, अब मूलों की प्रकृति कहा है तो फार्मूला हमने लगाया d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जहां b हमको पता है माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a और c का भी मान रखा। माइनस के स्क्वायर प्लस होता है और 4√3 का 4√3 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, 4 3 12 चौक 48, मान आ गया 0। यानी यहाँ हमने लिखा है ताकि समझ में आए आसानी से कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तब हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व है, और इसके जो मूल होंगे वास्तविक वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब ये भाई 0 आ गया तो हमने पहले ही बता दिया है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आए या 0 से बड़ा आए तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने प्रयोग करा, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य आ गया है, तो हमने इसको रख कर चेक कर लिया। ठीक है, आसानी से कर लिया। अब आगे का सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। भाई हमसे कह रहा है क्या ऐसी कोई बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो भाई हम बना कर चेक कर लेते हैं एक बार उसके, यदि संभव होगा तो हम लिख देंगे संभव है, संभव नहीं होगा तो लिख देंगे भाई नहीं है। तो देखिए कह रहा लंबाई चौड़ाई से दुगना हो,
तो हम करेंगे क्या, जब भी ऐसी सवाल आए तो बाद वाले को मानिए। अगर हमको एक पता चल जाए, जैसे मान लीजिए कह रहा लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, अगर हमको पता चल जाए चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है, तो लंबाई कितना हुए भाई, लंबाई चौड़ाई के दुगना है, तो चौड़ाई अगर 8 है तो लंबाई 8 दूना 16 हो जाएगी। ऐसे ही हमें अगर चौड़ाई हम मान लें, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, यहाँ मीटर में दिया था हमने, x मीटर मान लिया। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, तो हमने लिख दिया, तो लंबाई बराबर, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर चौड़ाई आपके x है तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, तो 2x मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब हमको लंबाई पता, हमको चौड़ाई पता, क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो देखिए जब लंबाई चौड़ाई पता है तो इसका मतलब आयत है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो यहाँ हमने लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लिए, ठीक है। अब भाई देखो क्षेत्रफल पता है कितना है, तो 800 है हमारा, लंबाई हमारा 2x है और चौड़ाई हमारा x है, तो यहाँ हमने लिख दिया 800 बराबर 2x स्क्वायर हो गया ये। अब 2 कहाँ चला है भाई, तो 2 आ जाएगा हमारा नीचे, तो यहाँ हो गया 800 बटे में 2 गुणा में है, नीचे है तो भाग में, बराबर में x स्क्वायर, काट लेते हैं 2 चौके 8 यानी 400 आ गया, तो यहाँ 400 बराबर में x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला हो जाएगा रूट में, अब बराबर x, और x बराबर 400 किसका स्क्वायर है भाई, तो 420 का स्क्वायर है, यहाँ मीटर है तो हमने लिख दिया मीटर, ठीक है। तो हमें पता चल गया भाई कि x का मान कितना आया, 20 मीटर आया, ठीक है। अब जो हमारा x के माने चौड़ाई, चौड़ाई जो आई है वो 20 मीटर आई है। अगर यही जो मान है हमारा अगर माइनस में आया होता तब तो भाई हम कह देते कि बगिया जो है वो बनाना संभव है नहीं, लेकिन मान यहाँ हमारा आया है भाई प्लस में, तो लंबाई प्लस में ही होती है, तो हम कह देंगे कि भाई आम की बगिया बनाना क्या है, संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ देखिए चौड़ाई आपकी 20 मीटर हो गई और लंबाई क्या हो जाएगी, तो 2 गुणे में 20 यानी 20 दूना 40 मीटर हो जाएगी, और जब आप 40 और 20 का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। कह रहा है एक ऐसी आम की बगिया बनाना क्या संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, तो यहाँ ध्यान देंगे लंबाई आपकी जो है वो कहाँ गया हमारा भाई 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 x इज इक्वल टू 20, हाँ ठीक है। कह रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, तो यहाँ देखिए लंबाई जो है आपकी 40 है, चौड़ाई 20 है, यानी 20 के दुगना 40 पहला मिलेगा। आगे कह रहा है जिनका क्षेत्रफल यानी इनके दो जने गुणा कर लें तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर आ जाए, तो वो भी हमें मिल गया। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए, तो लंबाई हमने बता दिया भाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, और यहाँ लिख लेते हैं क्या बगिया बनाना संभव है, तो हम लिख देंगे भाई हाँ आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है। हमने करा क्या, चौड़ाई को माना x, लंबाई कह रहा चौड़ाई के दुगना है तो 2x हो गई। क्षेत्रफल दिया था आयत का क्षेत्रफल, यानी बगिया, जब लंबाई चौड़ाई पता है तो मतलब बाग जो है वो आयताकार है। सूत्र लगाया भाई, 2 चलाया नीचे, काट लिए, 420 का स्क्वायर है तो मान हमारा पता चल गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब देखिए भाई कह रहा क्या ये स्थिति संभव है जो हमको प्रश्न दिया है, तो हम एक काम करेंगे, पहले हम निकाल कर, 2 मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। मान लीजिए हम नौवे कह रहा भाई क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। सवाल है हमारी 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व
उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल बताइए। भाई दो मित्र हैं जिनकी जो आयु है उनको अगर हम उनका योग कर ले, उनको जोड़ ले तो वो 20 आता है। पहले हम करेंगे क्या, हम कैसे निकालेंगे इनकी आयु। अगर हमको मान लीजिए पता चल जाए कि एक मित्र जो है हमारा वो 8 साल का है, 8 वर्ष का है, और दोनों का योग 20 वर्ष, दोनों का योग जो है करने पर वो 20 वर्ष आता है। अगर भाई पहले का पता चल जाएगा तो दूसरे का हम आराम से निकाल सकते हैं। योग में से पहले मित्र की आयु को घटा लें तो दूसरा पता चल जाएगा कि दूसरा कितने साल का है भाई, तो 12 वर्ष का है। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। तो वही यहाँ करेंगे, हम मान लेंगे माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु को हमने मान लिया भाई x वर्ष। कितना मान लिए, तो x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु भाई क्या होगी, देखिए दूसरे मित्र की आयु, अभी हमने बताया था अगर पहलवा पता चल जाए तो दूसरे में जो योग कह रहा है वही माइनस कर लेंगे तो दूसरे की भी आयु हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, उनकी मतलब इनके दोनों जने की आयु कह रहा है 4 वर्ष पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हम लिख लेते हैं भाई, पहले मित्र, एक यानी पहले तो हुआ, एक यानी पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की जो आयु है वो x है, और 4 वर्ष पहले, पहले का मतलब माइनस, कई वर्ष पहले कह रहा है तो 4 वर्ष पहले कह रहा है। ऐसे दूसरे का देखिए 4 वर्ष पूर्व, यही पश्चात कहा होता तो प्लस करते, दूसरे मित्र की आयु। देखिए 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, तो यहाँ ध्यान देते हैं, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस में x है, और 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब पहले, और पहले यानी माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा 20 में से 4 घटाओ तो 16 आता है, और माइनस के x, 16 माइनस x हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण बनाते हैं। कह रहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पहले दोनों लोग की आयु का गुणनफल हमको बताना है। तो ये हो गया हमारा x माइनस के 4, और दूसरा हो गया 16 माइनस के x। दोनों के गुणनफल कितना है, तो 48 है, तो इसको भी हमने लिख लिया। अब 16 का x में गुणा 16x हो गया, x का x में गुणा x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 16 चौके आपके 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा x में, तो 4x हो गया बराबर का 48। अब माइनस में x स्क्वायर है, हमने लिख लिया 16x और 4x 20x होता है, ये भी लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 20x हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ है 64 माइनस में, तो माइनस के 64 लिखे, और प्लस के 48 एमूर आया तो माइनस के 48 बराबर में हो गया 0। ठीक है, फिर माइनस में x स्क्वायर प्लस 20x, और इसको जब हम जोड़ लेंगे तो 4 8 12 और 6 4 10 11, यानी माइनस का 112 बराबर में 0 हो गया। अब क्या करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस कॉमन आप करेंगे तो क्या होता है भाई, तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, जब इतना मान हमको पता चल गया तब हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं, मूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मूल निकालने का पहले हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर अभी हमें नहीं पता चला है भाई कि संभव है या नहीं है, तो a का मान 1 है, यहाँ देखिए x स्क्वायर यानी 1, और b का मान क्या है, तो माइनस का 20 है, और c का मान है 112 लिख लिया हमने। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b आपका क्या है, तो माइनस का 20 स्क्वायर है, और माइनस 4 इंटू a 1 है, c है 112, तो यहाँ 400 हो गया, माइनस 4 एकम 4,
और 112 का 4 से जब गुणा करोगे तो 4 दूना आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 448, और 4 से घटाए तो माइनस के आ गया 48। अब यहाँ देखिए भाई, आयु कभी भी माइनस में नहीं आती, और जब भी माइनस में यहाँ हमारा आ गया तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि उसका मान जो है वो 0 से छोटा आता है तो उसका कोई भी मूल नहीं होता है। तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे भाई कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो भाई ये जो स्थिति जो सवाल दी गई थी, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि मान हमारा माइनस में आ गया, यही प्लस में आया होता तो हम कह देते संभव है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से क्या है, 0 से छोटा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। पहले हमने इसको लिखा, अब उसके बाद कहा है हमसे कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो यहां हम लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। हमने कर लिया भाई इसको कंप्लीट, ठीक है। मान 0 से छोटा आ गया, इसीलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है, और जब वास्तविक मूल कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति जो है वो हमारी संभव नहीं है। चैप्टर 4 में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल थे, हर एक सवाल को हमने अच्छे से समझा, एक एक सवाल को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपका चैप्टर 4 जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।